अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट नाइला रिजवान अवेयरनेस की सीरीज़ के साथ आज दोबारा आपको वेलबिंग के प्लेटफॉर्म से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि WBC ना सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बल्कि सोसाइटी में अवेयरनेस की सीरीज़ को भी चलाए हुए है ताकि लोगों को घर बैठे हुए अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके कि कैसे स्पेशल नीड बच्चों के साथ कैसे थेरेपीज में खुद को इन्वॉल्व करें और बच्चों के साथ काम करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत अहम है और बहुत अहम शख्सियत जो है वो हमारे साथ डिस्कशन में रहेंगी ताकि हमें उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके और स्पेशली उन वालिदैन के लिए रहनुमाई हम प्रोवाइड कर सकें जो कि स्पेशल नीड बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, काम करते हैं और उनके साथ रहते हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बिहेवियर मैनेजमेंट है, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिले, लर्निंग डिफ़िकल्टी और जो ऑटिज़्म है उनकी मैनेजमेंट की तरफ हम बात करेंगे। आज की जो शख्सियत है वो बहुत अहम है। उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो CEO हैं साइकोलॉजिस्ट इस्लामाबाद में और जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी हैं और उनके तजर्बे से हम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत वसी तजर्बे के साथ हैं। उनका वसी तजर्बा ना सिर्फ ट्रेनिंग में है बल्कि स्पेशल नीड बच्चों के साथ भी है और रेमेडियल को वो लेके चल रहे हैं। हम बात करते हैं कि कैसे बिहेवियर को मैनेज किया जाए और कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नाले साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और स्पेशली बहुत अहम डिस्कशन को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे हम लोग क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है और स्पेशली एक पेंडेमिक के बाद जब वालिदैन अपने बच्चों का लेवल देखते हैं और रिवर्स लेवल देखते हैं तो एक बड़ा परेशानी का सा समा नज़र आता है हमें। तो थैंक यू सो मच आपने हमें लाइव ज्वाइन किया। जी जी, आपका भी शुक्रिया जी ऑनलाइन लेने में। थैंक यू सो मच। अच्छा बशीर साहब, एक तो मैं आप के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस किस एरिया पे काम कर रहे हैं, किस किस डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं और बेसिक था कि हमारे सुनने वालों को पता चले कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, क्या सिलसिला है, ताकि हम उस सिलसिले को आगे लेके चलें। जी बेसिकली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और 2000 ऑनवर्ड में प्रैक्टिस में हूँ। मैं कुछ टाइम नेवी में रहा हूँ मैं, और आगा खान का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसके साथ भी कुछ मैंने काम किया है। और मेरा जो आप कहते हैं ना, जो एरिया ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट और साइको इंटरवेंशन है। इसके अलावा आप स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम है, बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं उनके साथ काम है, और कुछ हम पेरेंटल ट्रेनिंग के में भी इन्वॉल्वमेंट है। लाइक अब इसमें जो मैं कराची रहा हूँ तकरीबन 16 साल। मैं वहाँ जो कराची यूनिवर्सिटी है उसके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एडिटिंग फैकल्टी भी रहा हूँ मैं, और वहाँ पाकिस्तान का सबसे पहला जो सेंटर बना था मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, वो शहीद मिल्लत नेशनल सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, उसके साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। और मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग के साथ भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो हम जब पढ़ते भी हैं तो हम जो जो कोर्स वर्क करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं वहीं से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर, और फिर कंसिस्टेंटली आप फील्ड के अंदर रहते हैं। सो स्पेशल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके साथ मैंने आपको बताया काम का, और फिर मैं कुछ 2009 ऑनवर्ड में यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, और यहाँ भी जो स्पेशल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है फेडरल का भी और जो पंजाब का भी है, इसके साथ भी ट्रेनिंग में भी, और जो कंसल्टेंसी है मेरी, जो आप स्ट्रेंथ कहें ना तो कंसल्टेंसी है, यानी केसेस देखें डायरेक्टली, जस्ट लाइक मतलब आप एक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में केसेस देखते हैं, आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, आप IEP बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, और पेरेंट्स को आप ट्रेन करते हैं कि उन बच्चों के साथ कैसे डील करें, उनकी बिहेवियर इंप्रूवमेंट कैसे करें, उनकी सोशल एडजस्टमेंट कैसे करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट कि नटशेल में अगर आप मुझे पहचानना चाहें, मुझे जानना चाहें, सो इट्स माय डेली रूटीन थिंग दैट के मैं केसेस हम देखते हैं, और हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं,
हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करें और होपफुली हमारे जो इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव होती है, वो बेनिफिशियल होती है, बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होती है, पेरेंट्स को एक इंसाइट मिलती है कि जो अपने बच्चे को कैसे डील करें। जाहिर है बच्चा जो है वो ऑल द टाइम किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, वो ज़्यादा टाइम अपने घर में गुजारता है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को कुछ अगर इंसाइट मिले और कुछ वो कुछ टिप्स सीखें तो मे बी वो बेहतर तरीके से बच्चों को डील कर सकते हैं। जी नायला सर। एग्जैक्ट ऐसा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बशीर साहब आपने जैसे बताया, और एक वसी एरिया है आपका, एक वसी तजर्बा है आपका, और आज के डिस्कशन से इंशाल्लाह जैसे आप ट्रेनिंग देते ही हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को भी ट्रेनिंग मिले। अच्छा बशीर साहब, जैसे हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं, तो उसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, एक इंटेलेक्चुअल डिले को, एक लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ऑटिज्म को। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या इन 3 स्पेशलिटीज़ में बिहेवियर इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं या सेम ही मिलने को मिलते हैं, एक जैसे ही मिलने को मिलते देखिए ये अगर आप इस पे जाएं कि एक बार मुझे याद आता है कि हम टीचर के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन कर रहे थे, जो स्पेशल जो एजुकेटर है उनके साथ, तो उनका उनका ये था कि आप चाहे डिसऑर्डर कोई भी हो और प्रॉब्लम कोई भी हो, ये एंड अप होता है लर्निंग डिसेबिलिटी पे। यानी बच्चा जो है जैसे सीख नहीं पा रहा होता, सो आपको टेक्निकली डील करना चाहिए लर्निंग लर्निंग डिसेबिलिटी से मुराद आप जैसे आप डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, जैसे रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, फिर जैसे आपके न्यूरोलॉजिकल जो स्किल है वो काम नहीं करते। सो अगर हम थोड़ा सा उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करें तो ऑब्वियसली लर्निंग हैज टू द बिहेवियर, लाइक आप जब तक के बच्चा जो है कोई काम फुल काम स्टेट में नहीं आता और वो रिसेप्टिव नहीं होता, तो तब तक आप उसको कुछ सिखा नहीं सकते। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ भी ऐसी बात है, और जो आप जनरल मेन स्ट्रीम जो बच्चे हैं जिनको कोई लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, उनके केस में यही है कि आपको बच्चे की विलिंगनेस चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए, और तब आप जैसे आप उसको कुछ सिखाने में, कुछ बताने के काबिल होंगे। तो आपको पता कि जी ये क्या इनमें बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली जो डिफरेंट सिवियरिटी की जो मेंटल रिटार्डेशन है, आपका जो ये प्रोसेसिंग जो मैकेनिज्म है, जो आपका जो दिमाग है, ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है। देखिए जो लर्निंग है ना, द फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्शन, एंड रिसेप्शन इज 5 सेंसेस के 5 जो सेंसेस हैं वो आपको सेंसरी डेटा देते हैं। सो अगर किसी बच्चे को कोई लर्निंग प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप चेक करें कि ये जो आपके जो 5 सेंसेस हैं ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, देख रहा है कि नहीं देख रहा, उसके जो ये गस्टेटरी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके ऑल्फैक्टरी जो जो सूंघने की ये वो काम कर रही है या नहीं कर रही, उसकी टेक्टाइल सेंसेशन सही है या नहीं। ये जो सेंसरी डेटा है ऑब्वियसली ये ब्रेन में जाके ये थैलेमस में रिसीव होता है, और वहाँ ये सिंथेसिस होता है, इसका एक तरह का कंप्रीहेंशन होती है। हम जब किताबें पढ़ते हैं ना कोर्स की, तो उसमें कंप्रीहेंशन का पार्ट होता था कि जी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो फिर आप कंप्रीहेंड करें, क्वेश्चन होते थे आमतौर पर कि जो पढ़ा तो उसको बताएं। तो जो सेंसरी जो इनपुट है वो कंप्रीहेंड होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे बच्चे को कोई इशू है, मेंटल रिटार्डेशन का कोई इशू है, कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन थी, कोई और किसी कॉज की वजह से उसका ये जो प्रोसेसर है जिसको मैं थैलेमस कह रहा हूँ, जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा या उस तेजी से काम नहीं कर रहा, सो ऑब्वियसली लर्निंग प्रॉब्लम्स पैदा होंगे उससे, क्योंकि वहीं वो कंप्रीहेंड होगा सेंसरी डेटा, वहां वो कैटेगराइज होगा, जैसे आप आवाजों में कैटेगराइज होगा, बिहेवियर जो आपने में कैटेगराइज होगा, और फिर वो आपके टेम्पोरल लोब में आपके हार्ड डिस्क में जाके सेव होगा, फिर आप वहां से उस डेटा को रिट्रीव करेंगे। सो रिसेप्शन इज द फर्स्ट थिंग, comprehension, categorization, storage and retrieval. These are the 5 जैसे basic process reception. आप लाइक comprehension करेंगे डेटा की, फिर उसको categorize करेंगे, स्टोर करेंगे एंड फिर रिट्रीव करेंगे। तो हमारी जो एकेडमिक्स है वो ज्यादातर उसको कहते हैं लॉजिक और मैथमेटिकल, भाई आप सीखें और उसको रिपीट करें। सो इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान अगर टूट जाता है ये साइकिल, यानी रिसेप्शन के लेवल पे टूटता है अगर सेंसर सही से काम नहीं कर रहे, अगर कंप्रीहेंशन का आमतौर पर होता है कि स्लो होती है, मतलब जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या जिनकी कैपेसिटी कम है,
जो चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के हवाले से अगर हम कहें, जो मेंटल फैकल्टी जिनकी उस तरीके से काम नहीं करती, तो कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रोसेस स्लो है, ऑब्वियसली कई दफा वो स्लो इन एक्यूरेट नहीं होता, गलत नहीं होता, स्लो होता है। यानी आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचते हैं लेकिन लेट पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में है या कॉम्पिटिटिव किस्म की स्कूलिंग में है, तो आमतौर पर ये बच्चे जो हैं, इवन माइल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या जिनको माइनर लेवल की लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो भी डिस्करेज हो जाते हैं। जब टीचर देखता है कि वो कम्पीट नहीं कर रहा बच्चा, तो फिर वो फेलियर पे भी जाता है। अब बच्चा जब डिस्करेज होता है तो फिर वो जो एकेडमिक टास्क है उसकी रिपीटिशन उस तरीके से फिर वो नहीं करता। So need to see that कि how the sensors are working, आपकी एक बिल्कुल एक्यूरेट किस्म की आपकी असेसमेंट होनी चाहिए सेंसरी सेंसस के हवाले से। फिर जो कॉम्प्रिहेंशन जो प्रोसेस है ना, ये फिर आप जैसे हम साइकोलॉजिस्ट अचीवमेंट टेस्ट वगैरह करके चेक करते हैं कि जी रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स को कहाँ आप असेस कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट ना करें कि कौन किस जगह पे लाई करता है, तब तक आप उसके लिए कोई भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, कोई जो रेमेडियल एजुकेशन है उसको प्लान नहीं कर सकते। ये कोर ऑफ द इंटरवेंशन है। प्रॉब्लम चाहे लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी का हो, ऑब्वियसली ऑटिज्म के साथ थोड़ा सा और इशू है कि वहां जैसे सेंसर तो सारे ठीक काम करते हैं, लेकिन द इंडिविजुअल, हम केस में क्या है, बच्चा है, वो हमें उसकी कॉन्सेंट नजर नहीं आती उस डेटा की रिसेप्शन में। यानी वो सुन सकता है लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक सुनता नहीं है, वो देख सकता है लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक देखता नहीं है। सो ऑब्वियसली वो एक अपने, तभी उसको ऑटिस्टिक कहेंगे। ऑटिस्टिक होने का मतलब ही है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सेल्फ इनग्रॉस्ड है, वो अपने आप में मशगूल है और वो सेंसरी इनपुट नहीं ले रहा सराउंडिंग्स। सो पहला टास्क आपका ये होता है कि आप उसको सेंसरी इनपुट लेने वाली फॉर्म में ले आए। वो जो आप एबीए में करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं। अब वो प्रॉम्प्ट करना क्या है कि आप उसकी सेंसरी फील्ड के अंदर अपने आप को शामिल करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, आप उसको कुछ दिखाते हैं, आप उसको कुछ सुनाते हैं, उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, लाइक, और फिर उसकी ग्रेजुअली एक आपने प्रोग्रेशन में एक रखा होता है, आईपी बनाया होता है कि जी हम फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, और इस तरीके से फिर वो ऑब्वियसली फिर वो लर्न करता है। जी नाला सर। अच्छा बशीर साहब, मुझे ये बताएं कि हम बाकी डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, लेकिन जब हम लर्निंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब तक बच्चा स्कूलिंग नहीं स्टार्ट करता तो उसमें ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती। तो काइंडली मुझे ये बताएं कि हमारे सुनने वालों को ये पता चले कि कौन से बिहेवियर्स ऐसे प्रोमिनेंट होते हैं जो कि आपको रेड फ्लैग दे देते हैं कि ये लर्निंग डिफिकल्टी की तरफ बच्चा मूव कर रहा है और इन फ्यूचर स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। देखिए ना, जो दो हस्तियां या दो शख्सियतें या दो जो किस्म के जो लोग जो डायरेक्टली इंटरेक्शन में होते हैं बच्चों के, एक पेरेंट्स होते हैं, एक टीचर्स होते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स होंगे घर में और टीचर्स होंगे स्कूल के अंदर। ये जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं ना, इनका अपना एक मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। अब पेरेंट्स कैसे मेजर करते हैं? वो कहते हैं कि जी इस उम्र में इस बच्चे ने ये करना सीख लिया था, ये बच्चा ये नहीं कर सकता। तो दे हैव अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एन एवेल्युएशन सिस्टम। और आप जब उनसे पूछेंगे जी आपको कब लगा कि इस बच्चे को ये इशू है, तो वो कहेंगे जनाब देखें जी वो फलाना बच्चा तो इस उम्र में ये कर लेता था और ये बच्चा ये नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैचिंग यूं भी करेंगे जी कि कोई और बच्चा भी फैमिली में कहीं अगर है तो कहेंगे जनाब वो ये उस बच्चे की तरह है, जितना स्लो ये है उतना स्लो जो है वो है। सो जो पेरेंट्स हैं, they have a subjective account, they have a subjective you can say a kind of an analysis, जिसमें वो असेस करते हैं अपने हिसाब से कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो बड़ा रॉ डेटा होता है। कई दफा पेरेंट्स अपनी असेसमेंट में गलत भी होते हैं। भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो वो कई दफा समझते हैं कि जी इसके कानों में कोई मसला है, जी कोई इनर एयर का कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भागे जाते हैं कि जी ये बच्चा सुनता नहीं है। और कई दफा उनको लगता है कि इसकी आई साइट वीक है, सो वो ऑब्वियसली किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो इस तरह का जो टीचर्स हैं ना, वो उनकी असेसमेंट ये होती है कि जी द चाइल्ड हैज इशू विद द फोकस ऑन द एकेडमिक टास्क।
बिकॉज फोकस इज द फर्स्ट कंडीशनैलिटी आपको चाहिए फोकस की। उसके बाद आप रजिस्टर करना शुरू करेंगे, कुछ चीज देखेंगे तो उसको रजिस्टर करेंगे, कुछ सुनेंगे तो उसको रजिस्टर करेंगे। सो फोकस जो है ऑब्वियसली, जो जैसे ऑटिज्म की बात करें तो उसमें हाइपर एक्टिविटी है, और जब तक हाइपर एक्टिविटी रहेगी फोकस गड़बड़ रहेगा, और जब तक फोकस गड़बड़ रहेगा तो आप रजिस्टर नहीं करेंगे। सो ओनली आपको फिर सबसे पहले जो जैसे उसका सिटिंग बिहेवियर बच्चे का नहीं होता, वो जंपी होता है, और वो ऑन द गो वाली उसकी एक तरह की इम्पल्स होती है, वो टिक के नहीं बैठ सकता, वो उसका सिटिंग बिहेवियर नहीं होता। सो इस तरीके से पेरेंट्स के लिए जो आप कहते हैं ना, ये तो मैंने टीचर को इंक्लूड कर दिया उसमें, ज़ाहिर है वो भी एक सब्स्टिट्यूट पेरेंट ही है, यानी पेरेंट्स का मुतबादल समझ लें। एक एकेडमिक सिस्टम के अंदर जो टीचर हैं वो पेरेंट्स का तकरीबन सब्स्टिट्यूट होते हैं। वो इस तरह के ना हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, पेरेंट्स अपना एक ओपिनियन रखते हैं, और जैसे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, ADHD जो बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साथ, उन बच्चों के बारे में आमतौर पे होता है ये क्लमजी है, ये नॉटी है, इस वजह से इस तरह है, अदरवाइज इनको कोई इशू नहीं है, ये शरारती बड़ा है। अब उनको अगर आप बताएं कि दिस इज ड्यू टू सम बायोकेमिकल चेंज इन बिहेवियर, यानी ये बायोकेमिकल चेंज है जिसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं करता, उसकी जो इनर इम्पल्स है, मैं कहूँ जी अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी इतनी इंटेंसिटी में एक्सक्रीट होता हो, या अंदर दिमाग के अंदर जो केमिकल है, तो आप देखें आप भी इस तरह आराम से नहीं बैठ सकेंगे, आप भी इस तरह आराम से काम नहीं कर सकेंगे। तो ये तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली बच्चा है, और वो ज़ाहिर है उसको इसको इशू है। सो इसमें मैं असाइन करता हूँ, देखिए कंसल्टेशन कोई भी हो ना, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने क्लाइंट को, जो पेरेंट्स ज़ाहिर हमारे लिए क्लाइंट होते हैं, बच्चा भी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द क्लाइंटल है, उनको ये इंसाइट दें कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, यानी सी दैट की सिम्टम्स तो वो देख रहे हैं, दैट व्हाट ऑफ द प्रॉब्लम, बट वी नीड टू tell them, we need to give them insight that कि why this is happening with them। और वो हम ऑब्वियसली जब असेस करते हैं, हमें पता है ऑटिस्टिक में ये होता है, हमें पता है ADHD में ये सिम्टम्स होते हैं, हमें पता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्पेक्सिया है, तो लाइक तो वो हम फिर उनसे ऑब्वियसली उनकी इंफॉर्मेशन के साथ टैली करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी ना, ऐसा जी। अच्छा, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा लर्निंग डिफिकल्टी के बिहेवियर की तरफ ज़्यादा मूव करूँगी, क्योंकि ऑटिज्म पे भी हमारी डिस्कशन ऑफ एंड ऑन होती रही है, या इंटेलेक्चुअल डिले पे भी। ये मुझे बशीर साहब बताएं कि मोस्टली एक चीज़ सुनने में आती है पेरेंट्स के कि लर्निंग प्रोसेस स्लो है अगर इनका, तो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि ये किस ग्रेड तक जाते हैं, किस लेवल तक ये चले जाते हैं, और स्पेशली अगर हम अपने बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की, करिकुलम में अगर मॉडिफिकेशंस भी लाते हैं, तो अगर हम अपना स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैट्रिक 9 जैसे बोर्ड के पेपर होते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं तो फिर उनका क्या होगा। एक पेरेंट्स बिहेवियर भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि अब इनका क्या होगा। वैसे तो हम इनको कोई ना कोई प्लान देते रहते हैं, तो उस सूरत में आप क्या पेरेंट्स के बिहेवियर को लेके बात करेंगे या गाइड करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं 2001 से प्रैक्टिस में हूँ, और मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली अपने फील्ड के साथ रहा हूँ, मैंने कोई टाइम इधर उधर नहीं किया। सो जो कंसल्टिंग लगातार है। मैंने जो ये लर्न किया है कि जब तक कि आप एक्यूरेटली बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की कैपेसिटी और शॉर्ट कमिंग को आप असेस नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम करते हैं वो हम एक्यूरेट नहीं करते, या उसको बहुत इंटेंसिवली नहीं करते। कोई भी प्लान करने से पहले आपको बच्चे का IQ मालूम होना चाहिए, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसका लेवल पता होना चाहिए, बच्चे की जो सोशलाइजेशन है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको प्रोग्रेशन में आप उसका सिलेबस बनाते हैं। बेसिकली IB is technically syllabus of each and every child, यानी जैसे बाकी क्लासों का एक ही सिलेबस होता है ना, तो यहाँ हम हर बच्चे का अलग सिलेबस बनाते हैं। अच्छा, जो आपने मेन जो किया कि जी हाउ टू असेस इम्प्रूवमेंट एंड ऑल दैट, एक चीज में पेरेंट्स को सिखाने वाली होती है, वो ये होती है कि जनाब आप जब टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं किसी चीज को, जब टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं कि जी विद इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ टाइम के ये आ जाना चाहिए,
सो इट मस्ट हैव अ साइंटिफिक बेस, यानी आप ऐसे ही हवा में बात नहीं कर सकते किसी के उसमें, आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी को ये हम इतने टाइम में, उसमें हर बच्चे की जो इंटेंसिटी है, हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो फर्क होगी दूसरे उससे। तो कई दफा पेरेंट्स हमें शिकायत करते हैं, देखें वो भी इसकी क्लास में वो तो सीख गया, तो ये बच्चा क्यों नहीं सीख सका? अच्छा उसने ये वाला स्किल डेवलप कर लिया जी, देखे हमारे बच्चे ने स्किल डेवलप नहीं किया। और वो ज्यादातर इस पे आ जाते हैं कि आप टीचर फोकस नहीं है जनाब, आपका जो थेरेपिस्ट है वो तवज्जो नहीं दे रहा, और जो मे बी जो सेंटर में कोई इस तरह का कोई नेग्लेक्ट का इशू एंड ऑल दैट। सो ये बताना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि ये कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप एक टाइम तक कुछ स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं और आपको 0 रिस्पॉन्स मिलता है, फिर बहुत ही कम टाइम में वो बहुत सा स्किल सीख जाता है। ये ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आमतौर पे होता है, यानी आपको कई दफा उनके सामने आप करते रहते हैं ना, तो वो रिपीट नहीं करते और वो मतलब वो बिहेवियर शो नहीं करते। फिर ऐसा होता है कि वो सुन रहे होते हैं, वो लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते आमतौर पे ऑटिस्टिक बच्चे, तो लगे ऐसा रहा होता है जैसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा, जैसे साउंड नहीं सीखी, कोई लफ्ज नहीं सीखा, कोई और जो जैसे स्किल नहीं सीखा उन्होंने, और फिर एकदम लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत ही कुछ उनको आ गया। तो इसमें गाइडेंस वाला जो इशू है, क्योंकि पेरेंट्स की कंप्लेन आती है आमतौर पे, सेंटर रन कर रहे हैं ना, आपको बहुत से इस तरह के एटीट्यूड बिहेवियर, जाहिर है पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मत रहे हैं, लेकिन हर एक बात नहीं उसके साथ आता है, बहुत से मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। हमारे साथ एक साहब आए, उन्होंने कहा जी आप तो साइंटिस्ट हैं जनाब, ये जो बच्चा है इसको तो आप क्यों शार्प कर दें, यानी इसको बहुत ही इसका IQ बढ़ा दें, आप तो हैं ही इस चीज के साइंटिस्ट। अब हम उनके सामने कहें जनाब आपने तो हमें थोड़ा साइंटिस्ट कहा, हम तो उससे भी साइंटिस्ट हैं, हम तो बहुत ही जल्दी इसको कर देंगे। नहीं, नीड टू सी इट्स अ प्रोसेस, it's a kind of biological device. The human brain and the human body it has capacity, it has like kind of functional properties. So आपको उसके मुताबिक अपनी गोल सेटिंग करनी होती है, आप इंटरनेशनल गोल सेटिंग नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे ऑब्वियसली वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जी अच्छा बशीर साहब, ये बताएं कि जो प्रोमिनेंट बिहेवियर्स होते हैं, तो आप एक पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से वो उस बिहेवियर को मैनेज करें? बिकॉज अगर एक बच्चा लिख नहीं पा रहा और उस पर एक फुली स्ट्रेस है, मैं मेन स्ट्रीम की भी बात कर रही हूँ क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टी हमें मेन स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा नजर आती है, तो पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो बच्चों को लेके चलें और किस तरीके से उनके बिहेवियर को ना खराब होने दें? एटलीस्ट अगर वो एग्रेशन में आते जा रहे हैं, अवॉइडेंस में आते जा रहे हैं, तो क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए इसमें ये है कि एक पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ना एक बार्गेनिंग सिस्टम होता है। आई थिंक आप मदर भी हैं, तो आप जानती होंगी कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपका बच्चा किस बात से खुश होता है, किस बात से नाराज होता है, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, किस बात पे उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है। सो अब ये यूं है ना कि आप बच्चे को भी पता होता है कि किस पॉइंट पे मैंने अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को बार्गेन कर लेना। और वो कैसे होता है, जैसे वो टेम्पर टेंट्रम बच्चे शो करते हैं ना, आमतौर पर बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के एग्रेशन का एंड ऑल दैट। सो हम क्या करते हैं, हम उनके इस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देते हैं, रीइंफोर्स कर देते हैं। बच्चे को कंट्रोलिंग पॉइंट हमारा पता होता है, यहाँ हम ब्रेक होंगे, ये ब्रेक होंगे यहाँ, और वो वहां तक जाता है, वो बाल नोचता है, वो सर पे मारता है, थप्पड़ मारता है, जमीन पे गिरता है, पाँव पटकता है, और जब वो अपनी डिजायर्ड जो रिस्पॉन्स हासिल कर लेता है, तो ऑब्वियसली हम उसको रीइंफोर्स करते हैं कि वो दोबारा इसी तरह पाँव पटके, दोबारा इसी तरह शोर करे, दोबारा इसी तरह गुस्सा करे वो। सो इस बार्गेनिंग सिस्टम को समझने की जरूरत है, और इसी बार्गेनिंग सिस्टम के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर टेम्पर टेंट्रम की मैंने आपको एग्जांपल दी। आप अगर एक दफा उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाने दें, यानी ट्राई करें, अगर बच्चे बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और सेल्फ हार्म इवन करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप ट्राई करें कि उसको एक तरह एक्सट्रीम पे जाने दें और फिर दोबारा उसको इस तरह करने दें, और एक तरह का एक पैटर्न बनने जिसमें उसको लगे कि ना देयर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल,
और जब उसको लगेगा कि ये जो रिस्पॉन्स है, तो वो फिर उसका वो बिहेवियर इंस्टिंक्ट होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाएगा, वो फिर नया बार्गेनिंग सिस्टम ढूंढेगा। वो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे हम आमतौर पे कहते हैं ना कि ये करोगे तो ये दे देंगे, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी हम देखें, आप बड़े हमारे मुल्क में जैसे हमारा सोसाइटी है, बड़े कंफ्यूज पेरेंट्स हैं। एक ही बिहेवियर का हम एक शाबाश दे रहे होते हैं, उसी बिहेवियर पे अगले टाइम पे हम बच्चों को डांट रहे होते हैं। तो हम पेरेंट्स है ना, वो भी मिक्स मैसेजेस देते हैं बच्चे को, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो सोचता है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इतना का रवैया अख्तियार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो पेरेंट्स को इसमें ना, यानी एक जैसे जो साइकोलॉजिस्ट का या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का काम है, तो ये है कि इस बार्गेनिंग सिस्टम को समझे जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है, और इस बार्गेनिंग सिस्टम को यूटिलाइज करें फॉर द इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर। और वो कैसे कर सकता है? ऑब्वियसली यू नो दैट उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, यानी खाने पीने की चीज से लेके फेवरेट कार्टून तक, फेवरेट पास टाइम तक, और फेवरेट किसी बंदे से मिलने तक, किसी फेवरेट दोस्त के साथ बाहर आने तक, ये सारे के सारे बार्गेनिंग आपके पास एक तरह का बार्गेन चिप है, या यानी को बार्गेनिंग का स्टफ है, उसको आप इफेक्टिवली यूज करके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें हमेशा, चिल्ड्रन वुड बी चिल्ड्रन, बच्चे आएंगे। अगर आप बच्चों को जैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दादा जान नाना जान वाला सोसाइटी अख्तियार कर लें और उनकी तरह के वो हो जाए, तो ये भी आपकी इरेशनल एक्सपेक्टेशन है। बच्चा चुप करके बैठ जाए, अब ये बच्चा है, फिर बच्चा क्या हुआ, वो चुप करके बैठ जाए, अच्छा शरारत ना करे, अच्छा वो बच्चा ही क्या है जो शरारत ना करे। तो इसमें ना ये हमारे सोचने की बातें हैं ना, मतलब हम बच्चों से वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मतलब बच्चा होने की ऐसे उनको करना चाहिए। अच्छा बच्चा अगर तंग ना करे, बच्चा अगर जिद ना करे, तो फिर वो अगेन वो बच्चा कैसे होगा? आप अपने बचपन में जिद नहीं किए, भाई किए है ना, लेकिन प्रॉब्लम वहां आता है जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाए, जब वो पेशेंस, ये नए जो खासतौर पर फर्स्ट बॉर्न के बच्चे होते हैं, पहले पहले के जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स आमतौर पर हमारे आपसे जो फैमिलीज भी होती हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि हाउ टू डील विद द चाइल्ड। हर पेरेंट को अपने बच्चा हाइपर एक्टिव लग रहा होता है। मैंने अगर मैं गिनूं अपने कितने जब पेरेंट्स मैंने इस तरह के नोट किए, उनके बच्चे को कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं थी और उनको लग रहा था कि हाइपर एक्टिविटी है, और भाई वो बच्चे ने जंप करना है, बच्चे ने चीखना है, बच्चे ने शोर करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि वो बच्चा है। अच्छा एक और इसमें ना एक बात है, जो स्पेशल बच्चे हैं ना, उनको डील करते हुए भी हम ये भूल जाते हैं कि भाई आखिर चाहे वो स्पेशल है, उनको कोई लर्निंग इश्यूज हैं, जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो चिल्ड्रन, वो भी बच्चे हैं। अच्छा वो उनका जैसे मेरा ऑटिस्टिक बच्चा है, अब वो जाहिर है उसने हाइपर होना ही होना है, लेकिन उसकी हर हाइपर एक्टिविटी को हम ऑटिज्म की वजह से कह दें, ये भी गलत है। अच्छा लाइक कोई कोई एडीएचडी बच्चा है, वो डिस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अब उसकी किसी हर उसके बिहेवियर को हम कहें बिकॉज ये बच्चा जो है एडीएचडी, इसलिए इसका कोई भी बिहेवियर, मतलब मिसाल के तौर पे वो उसको पेरेंट्स को वो बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करना है, यानी पेरेंट्स को चाहिए कि उसको कोई चीज दे या कोई उसका रवैया माने या कोई उसकी जिद माने, लेकिन पेरेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उसके ऊपर वो लेवल लगा के बैठे हैं जी, क्योंकि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एडीएचडी है। अब ये भी एक जगह से कहना चाहिए ना। जी 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 लाले साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी लाले एक साहब। बशीर साहब एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर जो देखने में आता है कि पेरेंट्स कहते हैं ये सब कुछ फाइन कर देता है, आपके सामने भी ठीक होता है, हमारे सामने भी ठीक होता है, लेकिन जब मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ या जब कोई हमारे घर पे आ जाता है तो ये इतना ही ऑड बिहेव करता है कि हम लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो इस बिहेवियर को टैकल कैसे करें? या मोस्टली जब हम पेरेंट्स को कहते हैं इसको बाहर लेके जाएं, तो पहले ही इनकार कर देते हैं, नो नो नो, बाहर लेके जाएंगे तो इसके तो टेंट्रम्स ही नहीं खत्म होंगे, उसके तो ये नहीं खत्म होगा, तो इस चीज पे आते ही नहीं है। तो इस बिहेवियर को कैसे कैच किया जाए कि बाहर लेके जाना या मेहमानों का एक्सपोजर देना, क्योंकि ये तो अब नेचुरल है, करना तो पड़ेगा। अच्छा इसमें एक पॉइंट है, दिस अ पॉइंट इन इट। देखें, एक तो यूं है कि माशरे को भी अपने आप को मोल्ड करना चाहिए और उसमें अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करनी चाहिए इस तरह के मामला। कोई ऑटिस्टिक बच्चा यहाँ भी ऐसे ही होगा, उसने कनाडा में भी ऐसे ही होना। लेकिन भाई बशीर यहाँ साहब अगर वो कोई भी, बाहर हाँ, जाए। लेकिन जी बशीर साहब यहाँ
यहाँ पे तो हमारी सोसाइटी में 50% तो बताया ही नहीं जाता कि हमारा बच्चा ऑटिज्म के साथ है या किसी लर्निंग इशू के साथ है। तो क्योंकि इसी छुपाने में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बिहेवियर है। अब मैं आपको लाइक ज़ाहिर है जब बात करता है ना आदमी तो बहुत से केसेस याद आते हैं। सो सम लाइक एक स्किज़ोफ्रेनिक एक बच्ची थी जो बहुत खुश शक्ल थी, खूबसूरत थी बहुत शक्ल से ना, एंड शी वाज लाइक काइंड ऑफ मैरिजेबल एज, यानी 20-21 साल की थी। उनके कोई बाहर से कोई रिलेटिव्स वगैरह आए और बच्ची को पसंद कर लिया उन्होंने कि जनाब ये, और उनको लगी भी बड़ी अच्छी। वो ज़ाहिर है चुप करके बैठी रहती थी, पेरेंट्स उसको डांटते थे लोगों के सामने बोलो नहीं, तो वो चुप करके बैठी रहती थी, तो उनको वो बहुत ही पसंद आ गई कि बड़ी साबर शाकर किस्म की और करके है। और पेरेंट्स हमसे एडवाइस लेने के लिए आ गए कि जनाब आप बताएं कि इसकी मैरिज करें या ना करें। सी अब जवाब इसका देखें ना, ये है कि आप उस पर्टिकुलर केस में तो ज़ाहिर वो मैरिज को वो बच्ची लेती है एज मैरिज की नहीं, ज़ाहिर है वो डिलेड है उसका मेंटल लेवल एंड ऑल दैट, तो नीड टू चेक दैट कि जी अगर जब तक आप उसको सेंस नहीं करते तो तब तक तो आप इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। जो आपका आपका पॉइंट है ना कि ये करें कि आप कहते हैं जी हम एम्बेरस हो जाते हैं, हम इसको साथ कैफे लेके नहीं जाते थे। एक बच्चा मेरे पास आता था ना, वो जाके ना सब किसी रेस्टोरेंट में सब बच्चों के ना कोल्ड ड्रिंक जमा करता था एक अपने ना किसी बर्तन में, सब किसी भी टेबल पे चला जाता था, हाँ उन्होंने को कोल्ड ड्रिंक मंगाई हुई है ना, तो वो बोतल उठा के तो वो एक जगह जमा करता था, तो वो बड़े उससे वो करके होते थे। अच्छा पॉइंट ये है कि दोनों ना एक्सट्रीम्स को आप देख लें, क्या आप बच्चे को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे बिकॉज ऑफ दीज बिहेवियर्स, और उसका ज़ाहिर है जो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, फिर बच्चा एक्सपेक्टेड होगा, एक्सप्रेसिव होगा। सेकंड, आमतौर पे जो बच्चे हैं वो नॉवेल्टी ऑफ द एनवायरनमेंट की वजह से भी हाइपर होते हैं। जब उन जो नए एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, तो देखेंगे कई दफा जो जो स्पेशल बच्चे हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो जंपी हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, जैसे भी उनकी फीलिंग्स डेवलप होती है। लेकिन आप बात दोबारा दूसरी बार लेके जाएंगे, तीसरी बार लेके जाएंगे, बहुत दफा ओवर स्टिमुलेशन करेंगे और ओवर स्टिमुलेशन से वो सैचुरेट कर जाएगा। यही अब जब एनवायरनमेंट से फेमिलियरिटी हो जाएगी उनकी, और उनको लगेगा कि जैसे बच्चा डर गया एक और शोर कर रहा है, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो उसका डर कम होगा उससे। सो पेरेंट्स के साथ उसमें ये होता है कि आप एक पैटर्न सेट कर लें कि जिस चीज से आप डरते हैं ना उसका ओवर एक्सपोजर कर दें। भाई आपको हाइट का खौफ है तो बहुत आप हाइट पे चले जाएंगे तो ज़ाहिर है वो खौफ कम हो जाएगा। पानी से डर है तो बहुत ज्यादा पानी में चले जाएंगे तो फिर वो ज़ाहिर है वो डर नहीं रहेगा। तो सेम है यही वाला रवैया, आप ये बिहेवियर पैटर्न के साथ बार बार करके लर्न करवा सकते हैं। अंदर बंद कर देना, ना लेके जाना, एम्बैरेसमेंट से डरना। और एम्बैरेसमेंट से क्या डरते हैं जिन लोग जो लोग एम्बैरेस करते हैं उनके अपने बच्चे भी अगर ऐसे हों, मिसाल के तौर पर इसी तरह की कंडीशन के हों, तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, वो मुख्तलिफ बिहेव तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। जी बशीर साहब, बहुत ही ये वास्ट टॉपिक है और इस पे बड़ी एक लंबी डिस्कशन बनती है, लेकिन मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और चाहूंगी कि स्पेशली ये पेरेंट्स में जो एक्सेप्टेंस कम है या लर्निंग डिफिकल्टी के हवाले से आप पेरेंट्स को कोई ऐसी बात ज़रूर कहें जो उनके मुस्तकबिल के लिए बड़ी हेल्पफुल हो। देखें, मैंने जैसे अपनी वाली बात को रिपीट में कर देता हूँ, थिंक अबाउट अ चाइल्ड दैट ही और शी इज अ चाइल्ड एंड डील विद योर चाइल्ड एज ही और शी इज अ चाइल्ड। आई थिंक यही हमारे पेरेंट्स समझ लें तो मेरा ख्याल है इसी से मैं यानी बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी इससे सॉल्व हो जाते हैं, इससे हल हो जाते हैं। और बाकी यही है कि जब आपकी जो मेंटल फैकल्टीज अगर आपकी और मेरी भी इसी तरीके की हों, जो हमारी कैपेसिटी है, सो हम ऑब्वियसली हम भी इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे कि ये बच्चे करते हैं। तो पेरेंट्स को ये रियलाइज करने वाली बात है और होपफुली अगर वो करेंगे, बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो डील करते हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को देखते हैं और मेहनत करते हैं बहुत से लोग, और खासतौर पे जो मदर्स हैं उनको क्वाइट मैं देखता हूँ कोशिश करते हुए, और उनको उसकी आउटकम भी मिलती है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। बच्चे इंप्रूव करते हैं, बच्चे ठीक रहते हैं, बच्चे एडजस्ट होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। सो होप इज देयर एंड वी मस्ट ऑल लाइक
वर्क एज प्रोफेशनल्स और इन बच्चों को डील करने में। और हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम जितनी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ला सकें इनके बिहेवियर में, इनको जितना हम लर्न करवा सकें ताकि वो अडेप्ट करें, एडजस्ट करें इन द एनवायरनमेंट। सो ज़ाहिर है यही अच्छी ख्वाहिशात हो सकती। थैंक यू सो मच बशीर साहब, आपके साथ बहुत खूबसूरत डिस्कशन रही और मैं ये चाहूँगी कि फिर किसी प्रोग्राम में हम इनके सेपरेट एरियाज को डिस्कस, क्योंकि आपके पास एक वसी तजर्बा है और हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया कहूँगी आपका। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। एवरीवन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत तरीके से बशीर साहब ने बताया कि किस तरीके से हमने पेरेंट्स बन के, किस तरीके से हमने एक टीचर बन के बात करनी है, किस तरीके से हम लोगों ने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है बच्चे को, और बिहेवियर को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को अपनी आम लाइफ से लेते हुए इन्हीं बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरीके से बार्गेनिंग का लफ्ज उन्होंने खूबसूरत तरीके से यूज किया कि आप गिव एंड टेक का सिलसिला रखें उनसे, और बच्चे रियलाइज कर जाते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो हमें उसके रिटर्न में ये मिलेगा। तो अगर हम लर्निंग डिफिकल्टी को देखें, अगर हम ऑटिज्म को देखें और इंटेलेक्चुअल डिले को देखें, तो इनके बिहेवियर स्टार्ट चाहे किसी भी रीज़न से हो, लेकिन बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हमें सेम सेम नज़र आते हैं। सो इनकी मैनेजमेंट के लिए हमें मिलके काम करना होगा और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना होगा। बहुत से फोरम ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों से यही कहेंगे हम लोग के जितने भी एक्सपर्ट हम स्क्रीन पे आते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उनको सीखें और अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं और बच्चों को इम्प्लीमेंट करवाएं और करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।